न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा। न्यूजीलैंड की बात करते तो न्यूजीलैंड अपने 3 में से 2 मैच जीत चुकी है। चाहे वो ये वाला मैच हार भी जाए फिर भी सुपर 8 में क्वालिफाई हो जाएगी। हालांकि न्यूजीलैंड का बैटिंग लाइनअप भी अच्छा है और बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा है। कनाडा की बात करते तो कनाडा के पास उतना अच्छा बैटिंग लाइनअप तो नहीं है और ना ही उतना अच्छा बॉलिंग लाइनअप है एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। तो उतना इंटरेस्टिंग मैच तो नहीं होगा, ना ही ज्यादा टफ मैच होने वाला है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग करती है तो वो हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। सारे के सारे लोग टीम साइफर्ट या फिन एलन को कैप्टन बनाने वाले हैं। तो क्या वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस वाले मैच में? तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है। प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में बात करेंगे और ग्रैंड लीग टीम के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो यह बैलेंस पिच है और पेसर और स्पिनर दोनों के लिए मददगार पिच है। देख सकते हैं जो इस वाले ग्राउंड की जो पिच है बैलेंस पिच है, बैट्समैन को भी मदद मिलती है और बॉलर्स को भी मदद मिलती है। बॉलर्स की बात कर तो पेसर को भी अच्छा खासा स्विंग देखने को मिल सकता है और स्पिनर्स को भी अच्छा खासा टर्न देखने को मिल सकता है। हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं। तो बात करेंगे पिच रिकॉर्ड की, तो देख सकते हैं आप लोग टोटल मैचेस इस ग्राउंड पर अभी तक 7 ही खेले गए हैं। जिन्होंने बैटिंग पे लेके 3 बार जीती और जिन्होंने बॉलिंग पे लेके वो 4 बार जीती है। मतलब देख सकते हैं इस वाले ग्राउंड पर कुछ भी हो जाता है। टारगेट डिफेंड भी हो जाता है, टारगेट चेस भी हो जाता है क्योंकि बैलेंस पिच है। उस वजह से इस वाले ग्राउंड पर 180 के ऊपर के जितने भी टारगेट है वो टारगेट डिफेंड हो सकते हैं। लेकिन अगर न्यूजीलैंड चाहे टारगेट डिफेंड कर रही हो चाहे टारगेट चेस कर रही हो, न्यूजीलैंड ही मैच जीत सकती है। एवरेज स्कोर की बात करते तो 180 है, हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 196 है, लोवेस्ट टोटल की बात करें तो 103 है। देखो अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते तो 200 के ऊपर टारगेट चला जाएगा क्योंकि न्यूजीलैंड के पास 7वें 8वें पोजीशन तक अच्छे खासे बैटर है। वही अगर कनाडा फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं तो 120 से 130 के नीचे ही टारगेट बन जाएगा क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप अच्छा नहीं है। साथ ही में न्यूजीलैंड का बॉलिंग लाइनअप अच्छा होने के कारण कनाडा के बैटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर सकते। तो अगर कनाडा फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं बना पाएगी। बात करेंगे कि इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में कितने विकेट्स गए। तो इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में 51 विकेट गए हैं। उसमें से पेसर्स ने 28 विकेट निकाले हैं और स्पिनर्स ने 23 विकेट निकाले हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि इस वाले पिच पर पेसर और स्पिनर दोनों को यहाँ पे अच्छा खासा मदद मिलती है। तो देख सकते हैं जो लास्ट के 5 मैचेस खेले गए हैं इस वाले ग्राउंड पर, पांचों ही मैचेस में पेसर और स्पिनर दोनों ने इक्वल विकेट निकाली है। तो हो सकता है इस वाले मैच में भी पेसर और स्पिनर दोनों को ही इक्वल विकेट मिल जाए। उस वजह से हम भी अपनी टीम में पेसर और स्पिनर दोनों को ही पिक करके चलेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करते तो देखो न्यूजीलैंड और कनाडा ने अभी तक T20 इंटरनेशनल मैच खेला नहीं है, लेकिन ये पहला मैच होने वाला है। तो जो भी मतलब न्यूजीलैंड ही जीतेगी ये वाला मैच, चाहे वो टारगेट चेस कर रही हो या टारगेट डिफेंड कर रही हो। बात करेंगे न्यूजीलैंड के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। टिम साइफर्ट, फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन मार्क चैपमैन, डैरल मिचेल, मिचेल सैंटनर, जेम्स, मैट हेनरी, जैकब और कायल जेमिसन। बात करेंगे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं टिम साइफर्ट। इनकी अगर बात करें तो देखो अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, 4 से 5 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए। एक बार सेट हो जाए फिर इनका आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि अपनी गलती की वजह से आउट होते हैं, ज्यादातर अटैक करने के चक्कर में अपनी विकेट फेंक देते हैं। थोड़ा बहुत पावर प्ले में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि पावर प्ले में बॉल स्विंग होता है। उस वजह से कभी कभार क्या है ना, ये बड़े शॉट की तरफ जाते हैं और कभी कभार बॉल जज नहीं कर पाते और अपनी विकेट फेंक देते हैं। लेकिन इस वाले मैच में ऐसा नहीं होगा। अगर फर्स्ट इनिंग में आते तो इनके चांसेस है कि ये जल्दी आउट हो जाए, लेकिन सेकेंड इनिंग में तो ये बड़ा नॉक खेल कर ही जाएंगे, टारगेट चेस करना ये पसंद करते हैं। अगर सेकेंड इनिंग में आते तो कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना पूरे 20 टीम में, और फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग करने के लिए आते तो आधे टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। बात करेंगे फिन एलन की, बात करें तो देखो ये भी अटैकिंग नेचर की है, ये भी सेम वैसा ही है। हालांकि फिन एलन जो है वो शुरुआत में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं स्पिनर्स के आगे। अगर मान लो अगर कनाडा ने अगर पावर प्ले में स्पिनर आए बॉलिंग करने के लिए तो फिन एलन थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं क्योंकि कभी कभार फिन एलन स्पिनर्स को पढ़ नहीं पाते शुरुआत में। अगर एक बार सेट हो जाए फिर स्पिनर्स को भी अच्छा खेल लेते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कनाडा के जो कैप्टन है वो स्पिनर्स का स्पेल चालू करेंगे पावर प्ले में, तो फिन एलन अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं।
बात करेंगे सचिन रविंद्र की बात कर तो देखो टेक्निकल बल्लेबाज है, बहुत समय ले लेते सेट होने के लिए, 8 से 10 बॉल ले लेते सेट होने के लिए। हालांकि इस वाले पिच पर बॉलर्स को भी मदद है, तो सचिन रविंद्र थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं। अगर शुरुआत के 10-12 बॉल ये खेल जाए, शुरुआत के 10-12 बॉल में ये 1 या 2 बाउंड्री मार ले, थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाए, तो ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ सकते हैं। शुरुआत के 10-12 बॉल में अगर बाउंड्री ना मारे ना, तो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ सकते हैं। अंडर प्रेशर के चलते ये बड़े शॉट की तरफ जा सकते हैं और अपनी विकेट फेंक सकते हैं। Then बात करेंगे ग्लेन फिलिप्स की। बात करें तो देखो ये अटैकिंग नेचर के ही बल्लेबाज है। फर्स्ट इनिंग में अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग आती है तो ये कंफर्म होगा कि चौथे पांचवे पोजीशन के जो बैटर है उनको बैटिंग मिलेगी। अगर सेकेंड इनिंग में न्यूजीलैंड की बैटिंग आती है, अगर न्यूजीलैंड की टीम टारगेट चेस कर रही है, तो हो सकता है दूसरे तो तीसरे पोजीशन तक के जो बैटर है उनको ही बैटिंग करने का चांस मिले, बाकी के बैटर्स को बैटिंग करने का चांस ना मिले। तो अगर फर्स्ट इनिंग में न्यूजीलैंड की बैटिंग आती है तो ग्लेन फिलिप्स को ले सकते हो, क्योंकि अपोनेंट टीम के बॉलिंग लाइनअप उतना अच्छा नहीं है, तो ग्लेन फिलिप भी बड़ा नॉक खेल सकते हैं अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने के लिए आते हैं तो। बात करेंगे मार्क चैपमैन की। बात कर तो देखो ये भी टेक्निकल बल्लेबाज है, थोड़ा बहुत संभल के खेलते हैं, कम से कम मतलब 7-8 बॉल लेते हैं सेट होने के लिए, क्योंकि T20 इंटरनेशनल में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं ये। शुरुआत में धीरे पारी खेलते हैं, संभल के खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं, ज्यादा घाई नहीं करते रन बनाने की। एक बार सेट हो जाते हैं फिर अटैकिंग नेचर के हो जाते हैं। इनके लिए भी सेम वैसा ही है, अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज तो हो सकता है इनको बैटिंग करने का चांस ना मिले। देन बात करेंगे डैरल मिचेल की। बात करें तो देखो इनका भी सेम वैसा ही है, टेक्निकल बल्लेबाज है। अगर फर्स्ट इनिंग में न्यूजीलैंड की बैटिंग आती है तो हो सकता है डैरल मिचेल को बैटिंग करने का चांस मिल जाए, अदरवाइज तो सेकेंड इनिंग में तो बिल्कुल भी चांस नहीं है कि डैरल मिचेल को बैटिंग करने का मौका मिल सकता है। बात करेंगे मिचेल सैंटनर की। बात कर तो देखो ऑलराउंडर है। बैटिंग की बात कर तो देखो मुझे नहीं लगता इस वाले मैच में इनको बैटिंग करने का चांस मिल सकता है। अगर मिल जाए तो फर्स्ट इनिंग में मिलेगा और ज्यादा बॉल भी नहीं मिलेगी खेलने के लिए, उस वजह से 10-15 रन बना पाएंगे। और बॉलिंग की बात कर तो अच्छे खासे स्पिनर है, कम से कम 4 ओवर डाल सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के ये मेन स्पिनर है, तो पूरे 4 ओवर डाल सकते हैं। इस वाले पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो इनको ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो, कम से कम 2 विकेट तो मिल जाएगी। बात करेंगे जेम्स की। बात करें तो देखो अच्छे खासे बॉलर है ये भी 3 से 4 ओवर कर सकते हैं। ये पूरे ओवर जो है मिडल ओवर या डेथ ओवर में डालेंगे, लेकिन बैटर्स इनको अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि शुरुआत के दौर में इनको विकेट तो नहीं मिलेगी, लेकिन इनको एंडिंग के दौर में विकेट मिल सकती है, वो भी एक आधी विकेट मिल सकती है। Then बात करेंगे मैट हेनरी की। बात करते तो देखो अच्छे खासे पेसर है, 3 से 4 ओवर कर सकते हैं। 2 ओवर पावर प्ले में डालेंगे, बाकी की ओवर मिडल ओवर या डेथ ओवर में डालेंगे। चारों ही ओवर में इनको खेलना मुश्किल हो जाता है, चाहे ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करे या सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करे। कनाडा के प्लेयर्स इनके आगे स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके पास गति भी है, लाइन एंड लेन भी अच्छा है, उस वजह से इनको अच्छे खासे विकेट मिल सकती है। ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो, इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में शामिल हो सकते हैं। बात करेंगे जैकॉब की। बात कर तो ये भी अच्छे खासे प्रेशर है, 3 से 4 ओवर ये भी कर सकते हैं। 2 ओवर पावर प्ले में डालेंगे, बाकी के ओवर मिडल ओवर या डेथ ओवर में डालेंगे। इनको भी पूरे 20 में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि चारों ही ओवर में इनको खेलना मुश्किल हो जाता है। अपोनेंट टीम का बैटिंग लाइनअप उतना अच्छा नहीं है, तो बैटर्स इनके अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं। बात करेंगे कायल जेमिसन की। बात कर तो देखो ये भी अच्छे खासे पेसर है, हालांकि इनके पास उतनी गति नहीं है, लेकिन वेरिएशन है, अच्छे खासे एंगल से बॉल डालते हैं। स्लोअर वन भी डाल देते हैं, ऑफ कटर भी डाल देते हैं, उस वजह से बैटर्स इनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूज में रहते हैं और अपनी विकेट फेंक देते हैं। अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करने के लिए आते तो इनको 2 विकेट मिल सकती है। Then बात करेंगे कनाडा के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। युवराज, बजवा, नवनीत, निकोलस, हर्ष, श्रेयस, जसकरन, साद, दिलोन, कलीम और अंश। बात करेंगे कनाडा के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं युवराज। इनकी अगर बात करते देखो मुझे तो उतने अच्छे बैटर लगे नहीं, क्योंकि कभी कभार अटैक करते कभी कभार स्ट्रगल करते। इनका डिसएडवांटेज ऐसा ही होता है कि अगर ये 10-12 बॉल खेल ले तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल में आते हैं, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आते हैं। अंडर प्रेशर के चलते इनको ऐसा लगता है कि मेरे वजह से रन रेट बहुत ही कम है। रन रेट बढ़ाने के चक्कर में बड़े शॉट की तरफ जा सकते हैं और अपनी विकेट फेंक सकते हैं, या तो फिर ये डिफेंड भी करे तो भी अपनी विकेट फेंक सकते हैं, क्योंकि अपोनेंट टीम का बॉलिंग लाइनअप बहुत ही अच्छा है। मैट हेनरी और जैकब डफी है, इन 2 बॉलर्स के बॉल बहुत ही ज्यादा स्विंग होते हैं, उस वजह से ये बहुत ज्यादा दिक्कत में रह सकते हैं, तो ड्रॉप कर सकते हो। बात करेंगे बजवा की। बात करते देखो ऑलराउंडर है। पहले तो बॉलिंग की अगर बात करते ज्यादा बॉलिंग तो नहीं करते, क्योंकि ये छठे ऑप्शन है, तो कर भी सकते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में आते हैं बॉलिंग करने के लिए तो पूरे 2 से 3 ओवर डाल सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स पूरे 20 ओवर खेल सकते हैं।
लेकिन अगर सेकेंड इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है कनाडा की, तो हो सकता है 12-13 ओवर तक ही पूरा मैच खत्म हो जाए, तो बजवा ज्यादा बॉलिंग ना करे। अगर फर्स्ट इनिंग में आते तो एज अ बॉलर 2 से 3 ओवर डाल सकते हैं, हालांकि विकेट मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन बॉलिंग कर सकते हैं। बैटिंग की बात कर तो देखो कैप्टन है तो कैप्टनसी का नॉक खेल सकते हैं, अंडर प्रेशर भी क्यों ना हो। 20-25 रन इनको बनाना ही पड़ेगा, हालांकि कनाडा के पास उतने अच्छे बैटर तो नहीं है, लेकिन बजवा को हम ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ऑलराउंडर है। बात करेंगे नवनीत की, बात करो देखो ये टेक्निकल बल्लेबाज है, बहुत समय ले लेते सेट होने के लिए, 15-16 बॉल ले सकते सेट होने के लिए। इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये जब तक सेट हो जाते हैं तब तक तो इनकी विकेट भी चली जाती है। ये जब भी बैटिंग के लिए आते तो इनके ऊपर प्रेशर रहता है, रन बनाने का प्रेशर रहता है, रन बनाने के प्रेशर के चलते ये कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते। साथ ही में अदर एंड से भी कुछ बैटर से सपोर्ट नहीं मिलता, उस वजह से ये भी अंडर प्रेशर में रहते हैं और अपनी विकेट फेंक सकते हैं। तो ज्यादा टीम में ट्राई मत ही करना, ज्यादातर हम कनाडा के 3 या 4 ही प्लेयर लेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं। बात करेंगे निकोलस की, तो ये अच्छे खासे बैटर है, अगर ये संभल के खेले, अगर ये फर्स्ट इनिंग में आते हैं बैटिंग करने के लिए तो फ्री माइंडसेट से खेल सकते हैं। अदरवाइज सेकेंड इनिंग में आते तो सेकेंड इनिंग में हो सकता है बड़ा टारगेट हो कनाडा के लिए, तो सेकेंड इनिंग में क्या है ना, हर बैटर्स को लगेगा कि टारगेट चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, मुश्किल के चलते हर बैटर मतलब ऐसे ही परफॉर्म कर सकता है। तो निकोलस को अगर लेना है तो फर्स्ट इनिंग में आते बैटिंग करने के लिए तो ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे हर्ष की, बात कर तो ये टेक्निकल बल्लेबाज भी और अटैकिंग नेचर की भी है, सिचुएशन के अनुसार खेलते हैं। अगर टीम अंडर प्रेशर हुई, रन रेट अगर कम है तो उस सिचुएशन के अनुसार खेलते हैं। लास्ट वाले मैच में 1-2 मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो हर्ष को ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो, हालांकि उतना बड़ा तो नॉक नहीं खेल पाएंगे, लेकिन 25-30 रन बना सकते हैं। बात करेंगे श्रेयस की, बात कर तो देखो ये अच्छे खासे बैटर तो है, लेकिन इनका भी सेम वैसा ही है, ये अगर फर्स्ट इनिंग में आते तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं। बात करेंगे जसकरण की, बात कर तो देखो अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे सकते हैं। बैटिंग की अगर बात कर तो उतने अच्छे बैटर तो नहीं है, लेकिन एज अ ऑलराउंडर पिक कर सकते हैं क्योंकि बॉलर भी है, 3 से 4 ओवर कर सकते हैं, गति तो नहीं है ना ही वेरिएशन है, बैटर्स इनको अच्छा खासा खेल सकते हैं, लेकिन अगर किस्मत अच्छी हुई तो एक आध विकेट मिल सकते हैं, और बैटिंग से भी ज्यादा पॉइंट तो नहीं, 10-15 पॉइंट दे सकते हैं। 40-50 पॉइंट देकर भी जाए तो भी अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कनाडा के पास उतने अच्छे प्लेयर तो नहीं है, तो 40-50 पॉइंट भी देकर जाएंगे तो भी ग्रैंड लीग टीम में शामिल हो सकते हैं। बात करेंगे साद की, अगर बात कर तो देखो अच्छे खासे स्पिनर है, ये 3 से 4 ओवर कर सकते हैं क्योंकि इनके टीम के पास ये दूसरे स्पिनर है। हालांकि क्या है ना, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इनको अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन अगर ये पावर प्ले में आ जाते कभी कभार बॉलिंग करने के लिए तो इनको विकेट मिल सकती है, क्योंकि टीम साइफर्ट और फिन एलन पावर प्ले में स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि नया गेंद होता है तो ज्यादा टर्न मिलता है। तो अगर मान लो अगर पावर प्ले में आता है ना तो विकेट मिल सकती है, अगर पावर प्ले के बाद आते हैं मिडिल ओवर में आएंगे बैटिंग बॉलिंग करने के लिए तो ज्यादा विकेट ना मिले या तो फिर विकेट लेस भी रह सकते हैं। बात करेंगे डिलॉन की, बात कर तो देखो अच्छे खासे पेसर है, 3 से 4 ओवर तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, इनके पास ना ही गति है ना ही वेरिएशन है, बॉल सीधे सीधे आते हैं और ना ही इनके पास उतनी अच्छी लाइन एंड लेंथ है, ज्यादा इनके पास वेरिएशन भी नहीं है, उस वजह से बैटर्स इनको अच्छा खेल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इस वाले मैच में इनको एक विकेट के ऊपर विकेट मिल सकते हैं, या तो फिर ये विकेट लेस भी रह सकते हैं। बात करेंगे कलीम की, बात करते ये अच्छे खासे पेसर है, 3 से 4 ओवर कर सकते हैं, इनके पास गति भी है और वेरिएशन है, वेरिएशन होने के कारण इनको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। मुझे तो लगता है इनको शुरुआत के 2 से 3 ओवर पावर प्ले में ही डालना चाहिए, क्योंकि नए गेंद के साथ इनको ज्यादा मदद मिलती है, पुराने गेंद के साथ इनको ज्यादा मदद नहीं मिलती। हालांकि इनको विकेट नहीं मिलेगी क्योंकि न्यूजीलैंड का बैटिंग लाइनअप तो बहुत ही अच्छा है, अगर विकेट मिले तो हो सकता है टीम साइफर्ट की मिल जाए, क्योंकि टीम साइफर्ट थोड़ा बहुत धाई करते रन बनाने की, कभी कभार बॉल जज नहीं कर पाते, तो एक आध विकेट मिल सकती है। बात करेंगे अंश पटेल की, बात करते देखो अच्छे खासे स्पिनर है, 3 से 4 ओवर कर सकते हैं, इसी वाले वर्ल्ड कप में इन्होंने 3 विकेट निकाल ली थी, क्योंकि इस वाले पिच पर स्पिनर्स को मदद थी, इस वाले पिच पर भी स्पिनर्स को मदद है, लेकिन इनको सिर्फ फर्स्ट इनिंग में विकेट मिल सकती है, सेकेंड इनिंग में तो इनको विकेट मिलना मुश्किल लग रहा है। बात करेंगे ग्रैंड लीग टीम के बारे में, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के 10-15 मिनट बाद मैं अपनी फाइनल टीम वहां पे दे देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। मिलते हैं अगले वीडियो पे।